हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी क्या हमारे बारे में क्या महत्ता है, कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्या पूछे जाते हैं, और भी। तो हम सबसे पहले कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि उसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। हम इतिहास ही क्यों पढ़ें, जो भूगोल क्यों पढ़ें, कला संस्कृति क्यों पढ़े, इनका हमारे मतलब जीवन में क्या उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहले अगर कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो उसके चार पांच जो मूल चीज़ें हैं वो, जो कोई सा भी इतिहास कोई जैसे हम बात करें, जैसे इतिहास की ही बात कर लें, तो इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्यों क्यों पढ़ें, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें। तो अगर हम जैसे बात करें इतिहास की, तो इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता है कि राजा महाराजा ने हमारा किस तरह से जीवन व्यतीत किया है, उनकी जो प्रारंभ में जो स्थापत्य कला है कैसी है, उनका जो संघर्ष है, वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन फिर भी वो मतलब मुगलों के आगे अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने। लोधी वंश के आगे महाराणा प्रताप है, अमर सिंह है, राणा सांगा है। तो उनके उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इतिहास से हमें यही शिक्षा मिलती है। एक तो सांस्कृतिक और परंपरा का हमारे मतलब इतिहास से क्या सीख मिलती है, एक तो ये सांस्कृतिक हमारे संस्कृति को बनाए रखने की, इसलिए सबसे पहले इतिहास जरूरी है। दूसरी तो हमारे परंपरा का ज्ञान होता है, पहले किस तरह से शादियाँ होती थी, आजकल किस तरह से रीति रिवाज है, जो ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे। एक तो नंबर दो, तीसरी हमारे राजाओं ने जो मतलब जो शौर्य, जैसे हमारे महाराणा प्रताप है, उनका बलिदान, और उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तीसरी चीज, जो राजाओं ने जो मतलब स्थापत्य कला का जो निर्माण कराया है, वो भी प्रारंभ में किस तरह से थी और अभी फिलहाल कितना चेंज हुआ है, वो उस तरह से जानना चाहिए। और जिसके बाद में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है वो है प्रेरणा, कि किसी भी राजा महाराजा, जैसे राजा महाराजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन हम महाराणा प्रताप को क्यों पढ़ते हैं, राणा सांगा को क्यों पढ़ते हैं, कुंभा को क्यों पढ़ते हैं, बप्पा रावल, जैसे गिने चुने 10-12 राजा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी उन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उनका क्या योगदान है, तो हम वो उसी तरह से पढ़ेंगे। आज हम इतिहास के राजस्थान के इतिहास के बारे में जानेंगे। राजस्थान के इतिहास के बारे में, देखो सबको पता है कि इतिहास नॉर्मली पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन कालीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल। अब सबको पता है कि प्राचीन इतिहास काल में राजा आते हैं, गुइल वंश हो गया आपका, राठौड़ वंश हो गया आपका, चौहान वंश हो गया, गुर्जर प्रत्यार वंश हो गया, और बीकानेर के भी राठौड़ वंश हो गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आधुनिक राजस्थान से। अब आधुनिक राजस्थान में अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक है, तो आधुनिक देखो, राजस्थान की बात, आधुनिक राजस्थान में आपके 4-5 टॉपिक है। एक तो सबसे पहले आपके 1857 की क्रांति है, किस तरह से हुई, क्या हुई, हम पढ़ेंगे। फिर एकीकरण है, प्रजामंडल है। सबसे पहले 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, मीणा आंदोलन, बिलों का पढ़ेंगे। फिर प्रमुख व्यक्ति, जैसे 1857 की क्रांति में किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने जो अपना योगदान दिया, मतलब उनका सर्वस्व जो। फिर जिसके बाद में राजनीतिक संस्थाएं, जैसे राजस्थान सेवा संघ हो गया, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, ऐसे इसकी स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन था, वो पढ़ेंगे। और एक है समाचार पत्र, कौन कौन से समाचार पत्रों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे राजस्थान सेवा संघ है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, तो ये मारवाड़ सेवा संघ है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आज हम नॉर्मल अभी तो पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं, फिर हम आज पहला टॉपिक राजस्थान की क्रांति स्टार्ट करेंगे। और इस क्रांति हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो अध्ययन सेवा बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने का जो ट्रेंड है वही है, क्योंकि नॉर्मल जानकारी तो पूछता है, उसके साथ साथ उसके 2-5 फैक्टर दे देगा। जैसे मान लो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो मतलब क्रांतिकारियों की देवी थी वो सुगाली माता थी। अब वो सुगाली माता के बारे में 4-5 फैक्ट डाल देगा, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इसलिए मतलब पूरे विश्लेषण के साथ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। आज आज तो हम पहले जनरल 2-5 नॉर्मल जानकारी पढ़ेंगे, कौन कौन से, जैसे एकीकरण के मतलब प्रजा उसमें कितनी रियासतें थी, कौन कौन शासक था, और क्रांति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी,
और उनके जो विद्रोह स्थल है वो अभी अधीनस्थ से बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी रीट में भी आपको पता होगा किस तरह से आरोही क्रम और अवरोही क्रम ने उलझाया, उसी तरीके से आरोही क्रम में जमा हो, या जैसे विद्रोह की डेट भी आपको फिक्स याद रखनी, क्योंकि विद्रोह के कन्फर्मेंट कोई भी चार आपको विद्रोह स्थल दे देगा, फिर वो बोलेगा आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। तो एक तो ये भी सबसे फेवरेट है, और हम दो पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, आज फर्स्ट, कल सेकंड, और फिर तीसरे पार्ट में हम एमसीक्यू को या फिर पीवाई को कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक मतलब पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं, हम क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, तो पढ़ने की दृष्टि से हम वैज्ञानिकों ने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर एक पे आता है प्राचीन इतिहास काल। प्राचीन इतिहास काल, फिर दूसरे नंबर पे आता है मध्यकालीन इतिहास, तीसरे नंबर पे आपका आता है आधुनिक इतिहास काल। प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे नंबर पे आता है आधुनिक इतिहास। अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो शिलालेख है, प्रमुख शिलालेख है, जैसे बिजोला शिलालेख हो गया वो पढ़ेंगे, और प्रशस्तियाँ भी साथ में आ जाएगी, जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति होगी, राणा स्तंभ प्रशस्ति होगी, चार पांच मतलब जैसे शासक पढ़ेंगे तो उसके साथ ही प्रशस्ति हो जाएगी। फिर हम कौन कौन से वंश पढ़ेंगे, जैसे गुइल वंश है, मेवाड़ का गुइल वंश है, चौहान वंश है, जयपुर का है, सामर का है, अजमेर का है, चौहान वंश पढ़ेंगे। राठौड़ वंश पढ़ेंगे, बीकानेर का हो गया, जोधपुर का हो गया, और एक आपको गुज्जर प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ लेंगे, और चौहान वंश भी पढ़ लेंगे, चौहान वंश। नंबर दो पे आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में एक ही टॉपिक है बस, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसका क्या मतलब है? प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है उस समय जो राजा महाराजाओं के जो मंत्री होते थे उनको क्या क्या कहते थे, जो सेना का अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे, तो उस प्रकार से हम पढ़ लेंगे। महामंत्री को क्या कहते थे वो उस प्रकार से पढ़ लेंगे। फिर जो सबसे जो मैं मेस्ट सबसे ज़्यादा जो मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो इसी से पूछे जा रहे थे, क्योंकि राजा महाराज सबसे फेवरेट टॉपिक ये बच्चों का यही होता है, राजा महाराजा। लेकिन ये तो इनसे क्वेश्चन आजकल कम ही आते हैं। पहले फिर भी मतलब पहले तो फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का इंदुपत इंदुपत किसे कहते हैं, इंदुआ सुल्तान कौन है, राणा कुंभा का जन्म कहाँ है। लेकिन आजकल अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और इनसे पूछे भी नहीं जा रहे हैं, तो इनका अलग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट जो मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनसे आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा, अगर मान लो जो कोई सा भी पेपर हो किसी की बात करें, मान लो टोटल अगर राजस्थान के इतिहास के अगर टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 में से जो प्राचीन इतिहास काल है उससे दो या तीन ही क्वेश्चन आएंगे, और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 4 से 5 ही आएंगे। अगर मान लो परसेंटेज में बात करें, इसके 10% मान लो, इसके मध्यकालीन इतिहास में 10%, और बचे जो 15 या 10 से 12 जो 12-13 क्वेश्चन है वो आधुनिक इतिहास से आते हैं। अब आधुनिक इतिहास कौन कौन से? क्रांति है, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, और राजनीतिक संस्थाएं, और प्रमुख समाचार पत्र। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखो, क्रांति की बात करें तो क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो अब हम बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छह सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अब इनका एक बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनका एक मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक है, N²KABD। एन से है नसीराबाद, एन से है नीमच, के से है खेरवड़ा, ए से है एरनपुरा, बी से है ब्यावर, और डी से है देवली। अब ये कौन सी जो रियासत है कहाँ पर पड़ती है? तो सबसे पहले हम बात करें नसीराबाद जो रियासत है, सैनिक छावनी है वो अजमेर में पड़ती है। नीमच सैनिक छावनी ये एमपी में है। ये अभी एक बार मतलब पीवाईक्यू में पूछा गया है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी सैनिक छावनी है जो मतलब राजस्थान में स्थित नहीं है, तो एमपी में वो है कौन सी? नीमच सैनिक छावनी। नीमच सैनिक छावनी। नंबर 3 पे खेरवाड़ा उदयपुर में है। नंबर 4 पे है ब्यावर अजमेर में है। फिर 5 पे है देवली टोंक में है, और एरनपुरा पाली में है। तो छः, सबसे पहले तो आपको 6 सैनिक छावनियाँ याद रखनी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, ब्यावर, देवली, एरनपुरा। अब 6 में से राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में से 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ, 2 में नहीं हुआ। तो वो 2 कौन सी है ये भी पूछा हुआ है पीवाई की क्वेश्चन है, कि राजस्थान में ऐसे कौन से 2 सैनिक छावनियाँ हैं जिनका मतलब जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ? एक तो ब्यावर है और एक खेरवाड़ा है। कौन कौन सी? एक तो ब्यावर है और एक खेरवाड़ा। अब यहाँ पर क्यों विद्रोह नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मतलब जनजाति रहती थी, तो जनजाति जो मतलब आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती है, मतलब इन शिक्षा का और जागरूकता का अभाव था, तो इस कारण से यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। कौन सी? एक तो ब्यावर और खेरवाड़ा, दो ही जगह, एक तो ब्यावर और खेरवाड़ा, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। राजस्थान में दो ही है। सैनिक छावनी हमने अच्छे पढ़ ली। अब हम बात करें अटल, देखो पूरे भारत का जो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा पद होता है इंडिया में वो होता था गवर्नर जनरल। सबसे बड़ा पोस्ट है गवर्नर जनरल।
और जो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब राजस्थान में अगर बात, राजस्थान में एक पद सृजित किया गया था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जैसे मतलब ये गवर्नर जनरल के अंडर ही काम करता है, जीजी के अकॉर्डिंग ये एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। अब इसने भी मतलब, अब ये तो संभाल ही नहीं सकता एक तरीके से पूरे पूरे उसको। तो इसने भी मतलब 5-6 पॉलिटिक इसके अंदर अंडर में जो काम करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री काम नहीं करता, मुख्यमंत्री ने कई उप मुख्यमंत्री बनाए रखे, शिक्षा मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, सड़क मंत्री हो गया, नागरिक मंत्री हो गया। इसी तरीके से इसने भी अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे थे। तो अब इसने भी पॉलिटिकल एजेंट बनाए इसके अंडर में 5। अब देखो सबसे ऊपर जीजी, गवर्नर जनरल के अंडर में काम कौन करेगा? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर, जो राजस्थान में होगा। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर कौन था? लॉर्ड जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। अब इसके अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे वो है 1832 में बनाया गया था। पॉलिटिकल एजेंट का जो पद सृजित किया गया था वो 1832 में किया था। अब राजस्थान में 5-6 रियासतें हैं, उनमें पॉलिटिकल एजेंट कौन को बनाया गया था, जो ध्यान रखना वो पूछा भी गया है। सबसे पहले अगर बात है कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। अगर बात करें कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। जयपुर की अगर बात करें तो कर्नल ईडन। कर्नल ईडन। जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कर्नल ईडन। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। जोधपुर का कौन था? मेक मोशन। मेक मोशन। भरतपुर की बात करें तो निक्सन। एक इसके दो नाम है इसके, एक तो एक मॉरिशस, एक या फिर निक्सन। मॉरिशस या निक्सन। भरतपुर का कौन था? मॉरिशस या निक्सन। श्रेय की बात करें तो श्रेय का था जेडी होल। श्रेय का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी होल। कौन था? जेडी होल। और उदयपुर की बात करें तो सावर्स, मेजर सावर्स। मेजर तो उपाधि थी, नाम है सावर्स। तो उदयपुर का कौन था? सावर्स। उदयपुर का पॉलिटिकल एक बार देख लेते अपन। कोटा की बात करते हो, कोटा में मेजर बर्टन। जयपुर की बात करते हो कर्नल ईडन। जोधपुर में मैक मौसन। भरतपुर की बात करते हो मॉरिशस या निक्सस, निक्सन। और सिरोही का जेडी होल। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में था सावर्स। उदयपुर में कौन था? सावर्स। तो हमने 6 सैनिक छावनियाँ पढ़ ली, प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट पढ़ लिया। अब सबसे ऊपर इंडिया में जो मतलब अंग्रेजों की सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो कौन सी थी? जीजी, गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। अभी इसके अधीन पॉलिटिकल एजेंट बना रखे थे 5। कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का कर्नल ईडन, जोधपुर का मैकमोशन, भरतपुर का मॉरिशस या निक्सन, और सुरेश का जेडी हॉल, और उदयपुर का था सावर्स। अब देखो अभी हाल ही में जो आपने भी देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड का जो सबसे मतलब आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले तो विद्रोह की डेट याद रखनी कन्फर्म। कोई से भी 4-5 विद्रोह दे देगा आपको, पूछेगा इनको आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही जम, जैसे मान लो कोटा दे दिया, नसीराबाद दे दिया, अववा दे दिया, और एक पूछा एरनपुरा दे दिया। मुझे इनसे पूछा एरनपुर आरोही क्रम में जमाओ या फिर अवरोही क्रम में जमाओ। तो ये भी जो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे प्रमुख स्थल, फिर हम एक एक करके उनकी डिटेल पढ़ लेंगे। पहले हम ये नॉर्मल, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? 28 मई 1857 को, नसीराबाद सैनिक छावनी से। राजस्थान को अगर पूछा जाएगा राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। उसके बाद में मतलब भरतपुर में कब हुई थी? 31 मई 1857 को। कब हुई थी? 31 में। अब देखो राजस्थान में जो क्रांति मतलब क्रांति की जो निर्धारित तिथि है वो 31 मई 1857 ही तय की गई थी। लेकिन जो क्रांति है वो समय से पूर्व हुई हो गई थी, 28 मई को ही नसीराबाद सैनिक छावनी में हो गई थी। हम बड़ी कल पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो बताएंगे नसीराबाद सैनिक छावनी में मतलब पहले ही क्यों हो गई थी। तो भरतपुर जो रियासत है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ पर मतलब तय समय पर ही विद्रोह हुआ। तय समय पर मतलब जैसे राजस्थान में क्रांति की जो निर्धारित तिथि है वो 31 मई ही तय की गई, तो भरतपुर में तय समय पर ही हुई 31। और अगर भारत की बात करें तो भारत में क्रांति की जो शुरुआत है वो कब से हुई? 10 मई 1857। भारत में पूछे तो 10 मई 1857, अगर राजस्थान में पूछे तो 28 मई 1857। और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई 28 मई 1857 को, फिर भरतपुर में 31 मई 1857 को,
फिर जिसके बाद में नीमच में 3 जून 1857 को, नीमच में कब हुई 3 जून 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को। देवली की बात करें तो 5 जून 1857, 5 जून 1857 को। टोंक की बात करें तो 14 जून 1857, टोंक में 10 से 14। अब टोंक के बारे में एक फैक्ट है कि टोंक में जो विद्रोह हुआ था, ये एकमात्र मतलब ऐसी रियासत है जहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसका एक ग्रंथ है मोहम्मद आजमाइश ने अपने ग्रंथ आजमाइश में मतलब इसका वर्णन किया है कि 10 से जो टोंक में विद्रोह होता है उसमें महिलाओं ने भी मतलब एकमात्र स्थल है जहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। अब बात करें फिर अलवर में 11 जुलाई, अगर 11 जुलाई 1857, अलवर में कब हुआ था 11 जुलाई 1857। अजमेर कारागार की बात करें तो 9 अगस्त 1857, अजमेर कारागार की बात करें तो 9 अगस्त 1857। एरनपुरा या इसे ही आबू का विद्रोह भी बोलते हैं, ये 21 अगस्त 1857। कब 21 अगस्त 1857। फिर जोधपुर लीजन की बात करें तो 23 अगस्त 1857, 23 अगस्त 1857। बिटोड़ा की बात करें तो 8 सितंबर 1857। इसे गोरे कालों का युद्ध भी बोलते हैं, गोरे काले का युद्ध बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो इसके बारे में करेंगे बात। बिटोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर, बिटोड़ा कहाँ पर है? पाली में है। बिटोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को है। चेलावास ये भी पाली में है 18 सितंबर 1857 को। और कोटा में 15 अक्टूबर। अब जो कोटा की क्रांति की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो एकमात्र मतलब स्थल है जहाँ पर सैनिक छावनी भी नहीं है। कोटा में सैनिक छावनी है, मतलब यहाँ पर आम जन नहीं, मतलब जनता बोल सकते हो या फिर आम सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो राजस्थान का ऐसा विद्रोह स्थल जहाँ पर मतलब सैनिक छावनी नहीं हुई। और कोटा में जो क्रांतिकारियों का इसमें 6 माह तक अधिकार रहा था, सबसे ज़्यादा समय तक। ये एक बार पीवाई को भी पूछा भी गया कि राजस्थान में कौन सा मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर क्रांतिकारियों ने सबसे ज़्यादा समय तक वहीं पर मतलब उनका वो अधिकार रहा था। वो कोटा में रहा था कितने माह का? 6 माह का। कोटा में कितना? 6 माह का रहा था अधिकार। कितने का? 6 माह। तो हम एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले नसीराबाद में बात करें तो 28 मई 1857, भरतपुर की बात करें तो 31 मई 1857, नीमच में की बात करें तो 3 जून 1857, देवली की बात करें तो 5 जून 1857, टोंक में 10 से 14 जून 1857, अलवर की बात करें तो 11 जुलाई 1857, अजमेर कारागार की बात करें तो 9 अगस्त 1857, एरनपुरा की बात करें तो 21 अगस्त 1857, जोधपुर लीजन की बात करें तो 23 अगस्त 1857, बिठूड़ा में 8 सितंबर 1857, और चिलावस की बात करें तो 18 सितंबर 1857, और कोटा में 15 अक्टूबर 1857। अब 1857 की क्रांति के समय रियासतों के राजा के अगर बात करें, प्रमुख प्रमुख कौन कौन से राजा? वैसे तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सबको पता है 19 तो जैसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब 19 देशी रियासतों में राजाओं के प्रमुख शासक की हम बात कर लेते हैं। मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ का जो शासक था वो था तखत सिंह। मारवाड़ का शासक था तखत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। कोटा में तो राम सिंह सेकंड। कोटा की बात करें तो राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। कोटा की क्रांति में मतलब कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर लिया गया था। जब हम पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे। कोटा में राम सिंह सेकंड। करौली में है मदन पाल। करौली का कौन था? मदन पाल। करौली का जो शासक है वो कौन? मदन पाल। करौली का जो शासक है वो कौन था? मदन पाल। करौली का शासक कौन? मदन पाल। मदन पाल। जब कोटा की क्रांति हुई थी तो उस समय मतलब ये कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को जो छुड़ाने आया था ना, वो करौली का शासक मदन पाल ही था। इसलिए करौली के शासक मदन पाल मतलब 14 तोपों की सलामी दी जाती थी, जो बाद में 17 कर दी थी। और जो कोटा के शासक राम सिंह की है वो 17 थी, इनकी 13 कर दी थी। जब हम पढ़ेंगे क्रांति कोटा का विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भरतपुर का शासक थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। कौन? भगवंत सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। टोंक की बात करें नवाब वजीरुद्दौला। और टोंक राजस्थान की जो एकमात्र ऐसी मुस्लिम रियासत है, पता होगा आपको, नवाब वजीरुद्दौला। टोंक का कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। टोंक के कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। टोंक के कौन थे? नवाब वजी। अब हम फिर प्रमुख रियासतों के मतलब पढ़ेंगे। विद्रोह स्थल नसीराबाद की, सबसे पहले हम नसीराबाद की बात करेंगे। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई को हुआ था 1857 को। सबसे पहले राजस्थान में जो सबसे पहले शुरुआत हुई नसीराबाद से हुई थी।